दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकस चैनल। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह जो समसामयिक घटनासार पत्रिका आती है, उसका कवर पेज है। यानी इसकी करंट अर्धवार्षिकी 2025 की आ गई है। 7 जुलाई को यह रिलीज की गई है। और आप जानते हैं कि आरओ परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है, यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। दो ही पत्रिकाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहती हैं। एक तो आई दृष्टि है घटना चक्र की, और दूसरी घटनासार की। तो आज मैं घटनासार लेकर उपस्थित हूँ और करंट अफेयर्स के मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग घटनासार पढ़ने चल रहे हैं बिना समय गंवाए। और आप जानते हैं कि जब करंट अफेयर्स की पत्रिकाएं मार्केट में आ जाती है ना, तब जो है एग्जाम का टेम्परामेंट बन जाता है। ठीक है, मतलब एकदम माहौल गर्म हो जाता है और लगता है कि अब परीक्षा अंतिम चरण में है, कभी भी परीक्षा होने वाली है, मतलब गर्मी बढ़ जाती है शरीर में। ठीक है, तो चलिए घटनासार जो पत्रिका है, इसमें जो करंट अफेयर्स दिया है इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ये करंट अर्धवार्षिकी है घटनासार की 2025 की, और इसमें जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक की घटनाएं दर्ज हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब घटनासार पत्रिका की जो शुरुआत होती है, उसमें पहले वन लाइनर प्रश्न होते हैं। वन लाइनर ये पूरी किताब का निचोड़ होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी किताब का निचोड़ पढ़ लेंगे। उसके बाद चूंकि अगर सभी खबरों की डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत मैटर हो जाएगा, उतना पढ़ेंगे तो हो सकता है कभी काम की चीजें हम नहीं याद रख पाए। पहले वन लाइनर पढ़ेंगे, सारे वन लाइनर पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद हम सिलेक्ट करके आपको उन खबरों की डिटेल बताएंगे जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारा पूरा उद्देश्य नहीं है कि मैं पूरी घटनासार आपको रटा पाऊँ, ठीक है, और उसका कोई मतलब भी नहीं। तो कुछ गेस किया जाएगा, क्योंकि 200 पेज की घटनासार है, तो इतना पढ़ लेंगे तो आप, मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के सिवा कुछ याद नहीं रहेगा। हो सकता है करंट अफेयर्स भी ना याद रहे। 224-25 पेज की ये पत्रिका है, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वन लाइनर तो कंप्लीट पढ़ लीजिए, कम से कम कुछ चीजें दिमाग में बनी रहे हर पॉइंट से संबंधित। उसके बाद डिटेल खबरें हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो ज्यादा समय नहीं खर्च करेंगे। सीधे आप साथ साथ पढ़ते चलिए। वन लाइनर है तो वन लाइनर की तरह पढ़ते चलिए, चीजों को याद करते चलिए। उसके बाद हम एक एक खबर को डिस्क्राइब करेंगे आगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाओं की जो अर्धवार्षिकी है, उसको वन लाइनर के रूप में देखते हैं। देखिए, पहली खबर है, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर खोला गया है। अब देखिए, अगर आपने हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखी होगी तो इसके बारे में हमने डिटेल से बताया है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया है, फाजिल्का पंजाब में खोला गया है। और मैंने यह भी बताया था कि यह लकड़ी आई कहाँ से, तो यह लकड़ी आई है फिलीपींस से। ठीक है ना, यह जो लकड़ी है यह फिलीपींस से आई है। और यह किसकी लकड़ी है, यह देवदार की लकड़ी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, देवदार की लकड़ी से बनाया गया है। और उस पर मौसम और कीड़े मकोड़ों यानी घुन, दीमक जो कहते हैं ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाजिल्का पंजाब में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है। दूसरा, यह भी खबर हमने पढ़ाई है, 1 जुलाई 2025। देखिए, आरओ में जिस हिसाब से लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में परिवर्तन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, उसमें तिथियां भी आजकल करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन्हें याद रखिएगा, सभी तिथियों को तो आप याद नहीं रख पाएंगे। देखिए, 1 जुलाई 2025 को पहला है ये आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहां पर आयोजित किया गया। तो सबसे बड़ी बात, आप इस चीज को मार्क करते जाइएगा, यह पहला है। और क्या है, आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग है। ठीक है, क्रूज में यह जो है मीटिंग हुई है आसियान इंडिया की, और यह कहां पर आयोजित किया गया है आपको यह बताना है। तो यह आयोजित किया गया है चेन्नई में। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है, क्या आप जानते हैं कि भारत आसियान का सदस्य है कि नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है ना, और आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग भारत में आयोजित किया गया है, चेन्नई में आयोजित किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। आसियान के 10 सदस्य हैं। अब हमने डेली जो करंट की वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल से बताया था, लेकिन आगे जब इस खबर की व्याख्या करेंगे तो इसको डिटेल से आपको बताएंगे। अभी वन लाइनर की तरह तेजी से दोहरा लेते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट है, जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती, ठीक है, इस शब्द को मार्क करिएगा, धर्म चक्रवर्ती से की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसकी जन्म शताब्दी समारोह में, जैन आचार्य हैं, उनका नाम है श्री विद्यानंद जी महाराज। ठीक है, इनकी जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी, इसे याद रखिएगा। अगला है, जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहां पर हुई। अब देखिए, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहां स्थापित किया गया है, बताइए। तितली उद्यान कहां स्थापित किया गया है भारत का पहला, तो देखिए सेंचुरी, यह कन्नूर केरल है। और इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, जून 2025 भी मार्क करिएगा। ठीक है, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहां पर हुई, कन्नूर केरल में हुई, इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए, 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। अब देखिए, यह प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है, या किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में,
ठीक है, और यह निजामाबाद स्थित है तेलंगाना राज्य में, इसे याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, ठीक है। इन तीनों बिंदुओं को आप नोट करिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, SDSN कहते हैं उसे, उसकी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? अब देखिए, यह प्रश्न पूछा गया है कई बार। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान पूछा गया है, तो भारत की जो रैंक है वह 99वीं रैंक है, ठीक है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, SDSN कहते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 193 देशों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत का जो स्थान है वह 99वीं रैंक है भारत की, ठीक है। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसमें और चीजें जो जोड़नी होंगी, जब हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो इसके डिटेल के बारे में पढ़ लेंगे। अभी एक चीज याद करके चलिए कि भारत की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में जो भारत का स्थान है वह 99वां है, ठीक है। इतना याद करिए। देखिए, वन लाइनर में क्या होता है कि कम से कम 20% चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, उसके बाद जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो और चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। तो तेजी से पढ़िए, 20% चीजें आप तत्काल, जैसे कोई आपसे अचानक पूछे कि सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो 99वां स्थान है। कौन जारी करता है? तो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। यह इसके द्वारा जारी किया जाता है और 193 देशों की सूची जारी की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज यहाँ आपको मैं बता दूं, कभी कभी डिटेल भी पूछ लेता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क को क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इसे इस रूप में भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? सभी शहरी स्थानीय निकायों को, इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ दिया। किसने जोड़ा है? वह भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। अब देखिए, मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगरपालिका 2.0, इसे मार्क कर लीजिएगा, ई नगरपालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ दिया गया है ई नगरपालिका 2.0 मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। देखिए, अभी एक प्रश्न और हो सकता है आगे पूछा जाए, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों की बैठक कहाँ अभी आयोजित की गई थी? तो गुरुग्राम में आयोजित की गई थी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं। देखिए, जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी, देखिए दो चीजें याद रखिएगा, एक तो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी है, ठीक है ना, और इसे जो पुरस्कार दिया गया है वह है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, डिटेल में इसकी खबर आगे हम लोग जानेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? यानी इसे कहते हैं ATM, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, AI के द्वारा संचालित है ये। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर इसकी शुरुआत की गई है, इसे ध्यान रखिएगा। और चूंकि यह खबर AI से संबंधित है और ट्रैफिक से संबंधित है, इसलिए यह खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ATMS का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, आयोग पूछ सकता है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये, ठीक है ना। और यह जो है पहली बार भारत ने AI संचालित ATMS शुरू किया है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? ठीक है, तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है जून 2025 में? तो वह राज्य बना है त्रिपुरा, इसे ध्यान रखिएगा और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य, ठीक है, भारत का कौन सा बना है? त्रिपुरा बना है, इसे याद रखिएगा, जून 2025 में बना है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ आपके मन में एक सवाल होगा कि तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बना है, तो पहला और दूसरा कौन सा है? तो देखिए, पहला पूर्ण साक्षर राज्य है मिजोरम, ठीक है, पहला है मिजोरम और दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य है गोवा, ठीक है। बाकी तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? त्रिपुरा बना है, और इसके बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे जब इसकी डिटेल खबरों को पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, एक नौसैनिक जहाज है, सेवानिवृत्त है, INS गुलदार, ठीक है। इसके चारों ओर आर्टिफिशियल कोरल रीफ, ठीक है, और अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, देखिए अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने बिथुर को बीज वर्षा के नाम से भी जानते हैं, बिथुर नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ राज्य ने बिथुर या बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना की शुरुआत की है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली योग नीति की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। और इसने इस नीति की घोषणा कब की है? 21 जून 2025 को। ठीक है, तो यह प्रश्न आपका तैयार हो गया होगा। भारत की पहली योग नीति की घोषणा करने वाला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आखिर फेनी क्या है। तो फेनी है एक काजू आधारित शराब। ठीक है, काजू से बनाई जाने वाली शराब है फेनी। ठीक है, ये बनती कहाँ है? तो गोवा में बनती है, तो इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, गोवा राज्य में बनने वाली काजू से बनने वाली फेनी शराब को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई है? ज्ञान पोस्ट नामक सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई। किस लिए शुरू की गई है? शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ज्ञान पोस्ट भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है? कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पे है। और इसका जो रैंक है वास्तव में वो कौन सा है? वैश्विक रैंक इसका 123वां। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है? किसका? गुजरात के गिफ्ट सिटी में है, पहली बात तो यह। दूसरा, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं। जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने, और यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2025 से 35 का दशक। ठीक है, 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत का दशक घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसको मैं अभी इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको। 2025 से 2035 के दशक को जल विद्युत दशक घोषित करने वाला भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब नहीं भूलेगा आपको। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष यश सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो वह है चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। ठीक है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष है यश सोमनाथ। ठीक है, और इनको नियुक्त किया गया है कुलाधिपति। किस विश्वविद्यालय का नियुक्त किया गया है? तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 12 जून 2025 तिथि याद रखिएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें मरने वाले 241 यात्रियों में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे? तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसमें शामिल थे। ठीक है, अब देखिए इसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा। यह दुर्घटना कब हुई? तो 12 जून 2025 को यह दुर्घटना हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। उस AI 171, ठीक है, उसका उड़ान मतलब उसका नाम था। लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ये फ्लाइट नंबर था AI 171, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें मरने वाले यात्रियों की जो संख्या थी वो 241 थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत दुखद घटना थी, बहुत दिलों को बर्माहत करने वाली घटना थी। और यह घटना घटी थी 12 जून 2025 को। इस तिथि को जरूर याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग यह प्रश्न जरूर पूछेगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसे राष्ट्रीय मेजबान के रूप में किसे चुना गया था? विशाखापत्तनम में। इसे ध्यान रखिएगा, विशाखापत्तनम को राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया था। ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान चुना गया विशाखापत्तनम को, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में। ठीक है, क्या है? ई-वेस्ट। ठीक है, ई-वेस्ट इको पार्क इसका नाम है। ठीक है, कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में विकसित किया जा रहा है। यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बनने वाला यह पार्क है। ठीक है, इको पार्क है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो अमिताभ कांत ने। ठीक है, इन्होंने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया था, इसे ध्यान रखिएगा, अमिताभ कांत ने। अगला पॉइंट देख लेते हैं।
अगला पॉइंट है, हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार भी नियुक्त कर लिया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा भी दे दिया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? किसने खोला है? गूगल ने खोला है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का इसका पहला है, ठीक है ना। और विश्व का टोटल विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? हैदराबाद में खोला है, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? हैदराबाद में खोला है। अगला पॉइंट है, वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में, और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिग कैट अलायंस आपके बारे में, इसके बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की जो पहली महासभा का आयोजन हुआ है वह जून 2025 में आयोजित किया गया है और नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है? और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मिजोरम राज्य ने टोटल राज्य बजट का टोटल 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है। यह भारत का पहला राज्य है जो जिसने ऐसा किया है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, मिजोरम राज्य ने अपने टोटल बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित कर दिया है। ठीक है, नोट करिएगा। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? और आप जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। 71वीं रैंक भारत को जारी की गई है। अब देखिए, इसमें आपको देखना क्या क्या है। अगर आपसे केवल यह प्रश्न पूछा जाए कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 18 जून को यह जारी किया गया है। भारत को जो रैंक प्रदान की गई है वह कौन सी रैंक प्रदान की गई है विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में? तो भारत को 71वीं रैंक प्रदान की गई। यह थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में और चीजें पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिए, यह आपके दिमाग में बना रहे कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2025 के इस सूचकांक में जो भारत का स्थान है वह 71वां है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब पहले, दूसरे, तीसरे स्थान की चर्चा जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। अब देखिए, इंडेक्स से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ के पूछता है। आप अभी बेसिक चीजें जानते रहिए, डायरेक्ट जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप बिल्कुल सही करेंगे। आगे हम लोग इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे। देखिए, जून 2025 में जारी हुई है दुनिया के 163 देशों की। पहले तो यह जान लीजिए कितने देश शामिल है, 163 देश शामिल है, और इनका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ठीक है, किसकी बात की गई है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को जो रैंक प्रदान की गई है वो कौन सी है? 115वीं रैंक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो कौथा है? 115वां स्थान है, और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब नए डाटा के अनुसार हो सकता है यह प्रश्न दोबारा रिपीट करें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों की सूची में भारत की जो रैंक है वह कितनी है? 131वीं रैंक है। ठीक है ना, अब देखिए, आपको क्या देखना है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रश्न एक बार मतलब एक प्रश्न ऐसे तैयार हो गया। दूसरा, इसमें जो इस बार 2025 का वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया गया है, इसमें दुनिया के कुल 148 देशों की सूची जारी की गई है, और इसमें जो भारत की रैंक है वह 131वीं रैंक है, इसे ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज बताइए, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है कोलोग्नी जिनेवा। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, कोलोग्नी जिनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए, आप जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड जानते हैं, लेकिन वो जो जगह है वह कोलोग्नी में स्थित है। तो हो सकता है आयोग कभी जिनेवा न देके सीधे कोलोग्नी पूछ ले, तो आप याद रखेंगे कोलोग्नी जिनेवा स्विट्जरलैंड। यह विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय यहाँ स्थित है, क्योंकि लगातार उससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा यह जानना भी आवश्यक है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। देखिए, जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? बड़ी उपलब्धि है, याद रखेंगे। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला। ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी
P4 पहल का शुभारंभ किया है? और देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में इसको पढ़ाया भी हूँ, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है, ठीक है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य गरीबी, जीरो पॉवर्टी P4 पहल का शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और इसे नोट करिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए यह जो P4 पहल है, P4 में कौन कौन सा शामिल होता है? एक पी का मतलब है पब्लिक, ठीक है, एक पी का क्या मतलब, देखिए यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है ना, और मैं सोच रहा हूँ अगर दूसरा पेज खोलूंगा तो आपको दिखाई कम देगा। P4 का मतलब है पब्लिक, ठीक है, दूसरा पब्लिक है। दूसरा पी का मतलब क्या है? प्राइवेट है, ठीक है, दूसरा पी का मतलब है प्राइवेट है, ठीक है। तीसरा पी का मतलब है पीपुल पार्टनरशिप है, पीपुल पार्टनरशिप। और चौथा पी का मतलब है अचीविंग जीरो पॉवर्टी है, ठीक है। चौथा पी का मतलब क्या है? जीरो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो पॉवर्टी है, ठीक। तो इस तरह से P4 का मतलब है। और जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, इसने टारगेट किया है कि वर्ष 2047 तक वहां जीरो पॉवर्टी हो जाए, ठीक है। इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? आपको बताना है पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात कितना हो गया है। तो प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हो गई हैं। यह नई रिपोर्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हो गई हैं। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, और यह जो आंकड़े आते हैं विभिन्न रिपोर्टों से वह परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 950 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हो गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पे है? देखिए शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पे कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो वह टाइगर रिजर्व है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। अब देखिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? अगर प्रश्न आपसे यह पूछा जाए तो वह हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्षों को लगाकर ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। यह प्रश्न ऐसे ही डिटेल से पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो उस गांव का नाम है राजा खास गांव, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव कौन सा है? वह है राजा खास गांव, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनाने से रोकने की क्षमता रखते हैं? तो वह है IISc बेंगलुरु, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नैनोजाइम मतलब नैनो एंजाइम विकसित किया है, और जो है इस एंजाइम का जो नैनोजाइम का जो वो है मतलब उसकी क्वालिटी है वह अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखता है। अब जान लीजिए कि जब रक्त का थक्का बनता है तो क्या होता है? सबसे ज्यादा तो हार्ट अटैक ही होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल किया है। इसके बारे में हम डिटेल से भी खबर पढ़ेंगे क्योंकि यह साइंस टेक में शामिल होगा और इसे पढ़ना बहुत आवश्यक भी है, ठीक है। तो डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो वह पुल है जम्मू कश्मीर में। अब यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस तारीख को? 6 जून 2025 को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाइए और 6 जून को मोदी जी के द्वारा जो है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तिथि को याद रखिएगा, यह तिथि लोक सेवा आयोग जरूर याद करेगा, जरूर पूछेगा यहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है रोहिणी ग्राम पंचायत, सिरपुर तालुका, धुले, महाराष्ट्र की। देखिए
अब इसको ध्यान से इस खबर को देखिएगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। यह पुरस्कार है, पहली बार जो है इसमें ग्राम पंचायत की जो डिजिटल पहल है उसको मान्यता देने के लिए ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वह ग्राम पंचायत है, रोहिणी नाम है उसका, रोहिणी ग्राम पंचायत, यह सिरपुर तालुका धुले महाराष्ट्र में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस खबर को हम लोग आगे भी डिटेल से जानेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो वह है लद्दाख। और इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा लद्दाख में किन भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है, इनमें से कौन है कौन नहीं है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहली है अंग्रेजी, दूसरा इसे हिंदी, तीसरा है उर्दू, चौथा है भूती और पांचवा है पुर्गी, ठीक है। इन 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है। यह लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं होंगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे नामित किया है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, यह प्रश्न इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि किस भाषा को उसमें शामिल नहीं किया है, कोई अंड-बंड भाषा इसमें डाल देगा और पूछ लेगा जो इससे रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी, ये भाषाएं जो है लद्दाख में लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित की गई हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहां पर भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन किया है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल भाषाई झगड़ा भी चल रहा है, ठीक है। भाषाई बोली का जो महाराष्ट्र का झगड़ा आप लगातार सुनते होंगे, तो इसे भी याद रखिएगा। भारतीय भाषा अनुभाग यानी BBA का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना नई दिल्ली में की गई। राज्य में शिक्षा, नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की है? थल्लिकी वंदनम योजना का संबंध किससे है? राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने से, और यह शुरुआत किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। आपसे सीधे इतना ही पूछा जा सकता है, थल्लिकी वंदनम योजना का संबंध किससे है? शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, और इसके बारे में हम डिटेल से आगे भी जानेंगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है, याद रखेंगे। अगला है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? असम राज्य सरकार। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन है, जितने ट्रांसजेंडर हैं उनको अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है किसने? असम की राज्य सरकार ने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बता देता हूं, यह प्रश्न पूछा जाएगा, किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया है? जितने ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया है, उन्हें उसका लाभ मिलेगा, और इसे किया है किसने? असम की राज्य सरकार ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? देखिए, किसके द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है चंडीगढ़ को, ठीक है। इस खबर को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया गया है? तो वह है IIT खड़गपुर। देखिए, ड्रम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, ठीक है ना। और IIT खड़गपुर ने यह नया वेब ऐप विकसित किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो शिक्षा मंत्रालय की यह रिपोर्ट है ना, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे, हर राज्य के बारे में पढ़ेंगे, किसको कौन सा ग्रेड मिला है, लेकिन अभी इसे इतना मार्क करते चलिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट है, हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कम्प्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने यह विकसित किया है, ठीक है ना, IIST के द्वारा। अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कम्प्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है IIST यानी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेनर पोत जिसने 9-10 जून 2025 को केरल के बिझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की, उसका नाम है MSC इरिना, ठीक है ना। यह क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोत है जिसने 9-10 जून 2025 को केरल के बिझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की है, उसका नाम है MSC इरिना, ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि यह जो सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, कंटेनर पोत है, यह किस देश के झंडे तले चलता है? तो यह चलता है लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया के अंतर्गत यह चलता है, लाइबेरिया का जहाज है,
ठीक है, उसी झंडे के नीचे चलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। MSC इरना, ठीक है, इसने केरल के विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की थी 10 जून 2025 को, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन को लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। देखिए, यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसे लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने भारत में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? ठीक है, तो 18 साल से कम उम्र के लोग जो है, 21 साल से कम उम्र के लोग या तंबाकू या उससे संबंधित उत्पाद नहीं खरीद सकते। इस पर रोक लगाई है कर्नाटक सरकार ने, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र जो पहले 18 साल थी उसे अब बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है कर्नाटक की सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की? तो नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एक चीज इसे नोट करिएगा, किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2025 की तिथि विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि है, इसे याद रखिएगा। इस दिन इन्होंने एक पौधा लगाया और एक पेड़ मां के नाम अभियान का 2.0 शुरू किया। इस योजना की शुरुआत इन्होंने कहां से किया? नई दिल्ली से शुरू किया। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS हाल ही में कहां से लॉन्च की गई है? बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है और इसे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां पर लॉन्च किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है और यह लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया है? तो फ्लेमिंगो को संरक्षित किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को क्या किया है? अभ्यारण्य घोषित किया है, ठीक है ना। आपको पता है कि धनुषकोडी में ही रामेश्वरम पुल बना है, ठीक है, वहीं से लंका जाने का जो रामेश्वरम का पुल है वो वहीं पे बना हुआ है, ठीक है, राम सेतु जिसे कहते हैं, ठीक है। राम सेतु पुल कहाँ है? धनुषकोडी से ही उसकी शुरुआत होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को अभ्यारण्य घोषित कर दिया है और फ्लेमिंगो पक्षी को जो है वहाँ फ्लेमिंगो पक्षी को विशेष रूप से संरक्षित किया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, फ्लेमिंगो पक्षी को जानते हैं आप, राजहंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजहंस भी कहा जाता है फ्लेमिंगो पक्षी को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी इन्होंने कहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है? तो वह उद्घाटन हुआ है ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, ठीक है। किसने उद्घाटन किया है? थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है? तो ई-हंसा, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाई भी है। पायलटों की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट, इसका नाम क्या होगा? ई-हंसा होगा, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, इसे मार्क कर लीजिएगा। भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है और उसका नाम है ई-हंसा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट है, 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? तो मेटकाफ हाउस दिल्ली में। किसने स्थापित किया है? DRDO ने स्थापित किया है, स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। आपसे केवल इतना ही पूछा जा सकता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है या QTRC की स्थापना कहाँ की गई है? तो मेटकाफ हाउस दिल्ली में की गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो यह पहल का नाम क्या है? अंकुर पहल है। यह किसकी पहल है? तो उड़ीसा सरकार की पहल है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करना, ठीक है। अंकुर का फुल फॉर्म क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। अंकुर का मतलब क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, इसे याद रखिएगा। इस योजना की जो शुरुआत है वह किया गया है किसके द्वारा? उड़ीसा की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट, हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो दीव,
ठीक है। सौर ऊर्जा से अपनी मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो दीव जिला बन गया है, इसे ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न एक बार पूछा भी गया है कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला जो पहला द्वीप है भारत का, केंद्र शासित प्रदेश है, वह कौन सा है, तो दीव है, इसे ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना रखी गई है, ठीक है, वह है नागपुर। नागपुर में यह महाराष्ट्र का पहला शहर है। महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, नागपुर में स्थापित किया जा रहा है। इस बात को नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए एक यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है दीव, इसे याद रखिएगा। दूसरा, महाराष्ट्र में पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह कहाँ की जा रही है, तो नागपुर में की जा रही है, इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की है, तो वह है नव्या। नव्या के नाम से इस पहल की शुरुआत की गई है। देखिए, लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @2047, ठीक है ना, विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की गई है, तो नव्या, ठीक है ना। और इस कौशल पहल के बारे में, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। अभी इतना आप जान लीजिए, ठीक है, इसके बारे में कि ऐसी भी कोई खबर है, ऐसी भी कोई योजना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, तो वह है एक्सियोम 4 मिशन। अब देखिए, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको नोट करना चाहिए। पहला कि जो एक्सियोम 4 मिशन है यह कब गया, तो 26 जून 2024, इस तिथि को याद रख, 26 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन गया है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन गए हैं इनके साथ, शुभांशु शुक्ला गए हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इनके जो प्रवास का दिवस है कितना है, 14 दिन के प्रवास के लिए गए हैं और यह पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं और एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये गए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सियोम 4 मिशन कब लॉन्च किया गया है, तो 26 जून 2025 को लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और बाकी डिटेल हमने आपको बताया, आप इसे ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो कम से कम एक से अधिक उसमें पूछा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दे करके। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है, मई 2025 में कहां पर स्थित ताल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो देखिए ताल वन्यजीव अभयारण्य, इसे कहाँ इको सेंसिटिव जीव जोन घोषित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर, इसे याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया। किसने अनावरण किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनावरण किया है। किस राज्य के राजभवन में किया है, ठीक है, राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया गया है गोवा में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है, तो संचार मित्र योजना, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई है, महारानी अहिल्याबाई। अब देखिए, इसमें दो चीजें याद रखिए, एक तो 31 मई 2025 का दिन याद रखिए, ठीक है, और दूसरा 300वीं जयंती थी, किसकी जयंती थी, महारानी अहिल्याबाई की, ठीक है, जरूर यह प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 31 मई 2025 को वीरांगना महारानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई गई है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वाट्स के नाम से जानते हैं इसे, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, नया शिखर सम्मेलन है ना, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन यानी वाट्स का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि ये केवल भारतीय वायु परिवहन सम्मेलन नहीं है बल्कि विश्व वायु परिवहन सम्मेलन है, ठीक है ना, वर्ल्ड एयर ट्रैफिक समिट है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ध्रुव का फुल फॉर्म क्या है, ध्रुव का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई है, तो डाक विभाग द्वारा। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ध्रुव की शुरुआत किस विभाग के द्वारा शुरू की गई है, तो ध्रुव की शुरुआत की गई है डाक विभाग के द्वारा, ठीक है, और यह जो है
क्यों शुरू की, इसका फुल फॉर्म क्या है ध्रुव का, तो वह है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, इस नाम से ध्रुव की शुरुआत की गई है डाक विभाग द्वारा। इसकी डिटेल से चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है ना, अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्रुव खाली ध्रुव के नाम से पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है। तो भारत ने नॉर्वे की कंपनी के साथ मिलकर के भारत का पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की जो घोषणा की है वह है कंपनी कोन्सबर्ग की, नॉर्वे की कंपनी है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 15 मई से 26 मई 2025 तक कहां पर 12 दिवसीय पुष्करालु कुंभ का आयोजन किया गया। ठीक है, कौन सा कुंभ, पुष्करालु कुंभ। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में। ठीक है, तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में किसका आयोजन किया गया है, पुष्करालु कुंभ का आयोजन किया गया है। अगला देखते हैं, 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है। तो देखिए बहुत चर्चा में रहा है पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, इसका नाम परिवर्तित करके राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया है। ठीक है ना, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है ना, और इन्होंने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल दिया है और रख दिया है राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है ना, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि पंचमढ़ी अक्सर चर्चा में रहता है। ठीक है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नया नाम क्या हो गया है, राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य हो गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। यह अपने आप में बिल्कुल नई पहल है। ठीक है ना, और पहली कक्षा से ही अपने यहाँ विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ बच्चों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, पहली कक्षा से ही इन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी तक हम लोग क्या जानते थे, इजराइल जैसे देश अपने सभी जो बच्चे हैं उनको सैन्य प्रशिक्षण देते हैं, वहां तो अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण है, करना ही पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है, तो इसे याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्र भूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है खींचन आर्द्र भूमि फरलोदी में और दूसरा है मेड़ार उदयपुर को। इन दो आर्द्र भूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल कर लिया गया है। कब शामिल किया गया है, 4 जून 2025 को। ये दोनों आर्द्र भूमियां कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी तेजी से वन लाइनर पढ़ लेते हैं, सारी चीजों पे एक नजर दौड़ा लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की 2 आर्द्र भूमियां हैं, कौन कौन सी है, एक है खींचन, दूसरा है मेड़ार। इन दोनों को अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए केर सांगरी है राजस्थान का भोजन। ठीक है ना, इसे जीआई टैग मिला है और इसे भी मार्क कर लीजिएगा, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़कर के 891 हो गई है। तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात में जो एशियाई शेर है इनकी आबादी में वृद्धि हो गई है। ठीक है, एशियाई गणना रिपोर्ट आई है मई 2025 में और एशियाई शेरों की आबादी में जो वृद्धि हुई है 5 वर्ष में 674 से बढ़कर ये 891 हो गए हैं। इन्हें नोट कर लीजिएगा, इनकी संख्या भी याद रखिएगा। ठीक है, पहले आज के 5 वर्ष पहले इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 674 थी और वर्तमान में यह 891 हो गई है, इसे भी नोट करेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति थुथालिया मलक्काना की खोज की गई है। तो अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजाति की खोज की गई है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, देखिए मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया, ये किससे संबंधित है, तो ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है, ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो गगनयान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा वर्ष 2025 को। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वर्ष 2025 को इसरो ने किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो गगनयान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, जरूर पूछा जाएगा। अगला है, जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है, तो डांगेटी जानवी। ठीक है ना, नासा का इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम है, उसे सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, डांगेटी जानवी बनी है। इनके बारे में आगे भी डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है, जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है, तो वह है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने SC/ST
उम्मीदवारों के लिए विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो वह बनी है छोजिन आंगमो, हिमाचल प्रदेश की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? छोजिन आंगमो, और ये कहाँ की रहने वाली है? हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। यह भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने कमाल क्या किया है कि इन्होंने एवरेस्ट चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है छोजिन आंगमो, और ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। देखिए, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि फलाना महोत्सव कहाँ पे हो रहा है, इस टाइप का। तो सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो मणिपुर में किया जाता है, आप इतना याद रखिएगा। सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्य। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाए भी हैं। मई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का जो नाम है वह है कौंडिन्य, इसे याद रखिएगा। इसकी डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहला सिला हुआ जहाज है और इसका नाम है कौंडिन्य, इसे याद रखेंगे। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकाइड गार्डन स्थापित किया जा रहा है, तो वह है हल्द्वानी। ठीक है ना, साइकाइड गार्डन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हल्द्वानी में स्थापित किया जा रहा है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, साइकाइड गार्डन का मतलब क्या है? ठीक है, यह उत्तराखंड का पहला साइकाइड गार्डन यहाँ स्थापित किया जा रहा है हल्द्वानी में। साइकाइड गार्डन का मतलब क्या है? साइकाइड पौधों को संरक्षित और उगाने वाला जो गार्डन है उसे साइकाइड गार्डन कहा जाता है। आप जानते हैं कि साइकाइड एक प्रकार का बहुत प्राचीन पौधा है और यह जिम्नोस्पर्म सीरीज में आता है, जिम्नोस्पर्म वर्ग में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में साइकाइड वर्ग के 31 प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। कितनी प्रजातियों को? 31 प्रजातियों को यहाँ संरक्षित किया जाएगा। और इन 31 में से 17 प्रजातियां जो हैं, 17 प्रजातियां, यह इसको पहले ही IUCN ने, यानी IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे संकटग्रस्त श्रेणी में डाला हुआ है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके पहले यह गार्डन स्थापित किया जा चुका है लखनऊ में। इसके पहले साइकाइड गार्डन की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। लेकिन यह जो है उत्तराखंड का पहला साइकाइड गार्डन बनने वाला है हल्द्वानी में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS, जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया, किस सुपर कंप्यूटर के द्वारा संचालित है? तो उसका नाम है अर्का सुपर कंप्यूटर के द्वारा संचालित है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया है? 26 मई 2025 को, और यह अर्का नामक सुपर कंप्यूटर से संचालित किया जा रहा है। यह इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? तो देखिए, यह लॉन्च की जाएगी अमरावती, आंध्र प्रदेश में। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, पहली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां भी पहला लगा है उस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, यह 2026 में जनवरी में लॉन्च की जाएगी अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्निकुल कास्मास के द्वारा। ठीक है, यह स्टार्टअप है, ठीक है ना। इसके द्वारा भारत का पहला इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा अग्निकुल कास्मास को। अगला पॉइंट है, कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया, वह राज्य है तमिलनाडु। अब देखिए, इस प्रश्न को आपको कैसे तैयार करना है। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य है जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया है, और वह है तमिलनाडु। यानी इसके पहले कर्नाटक और गुजरात राज्यों ने सबसे पहले अंतरिक्ष उद्योग नीति जारी की थी, और तीसरे राज्य के रूप में तमिलनाडु इसमें आ गया है। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों राज्यों के बारे में पूछा जा सकता है, नहीं तो एक इंडिविजुअल राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अपनी अंतरिक्ष उद्योग नीति जारी की है? तो कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु, तीनों राज्यों को याद रखिएगा, तीनों राज्यों से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं।
अगला पॉइंट है 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 145 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है सूरत, गुजरात में, और यह 145 करोड़ रुपए से इसका निर्माण किया गया है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है, वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सूरत में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कब किया है? 27 मई 2025 को किया है। इसकी लागत कितनी आई? 145 करोड़ रुपए, ठीक है, इसे नोट करिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है उम्मीद। उम्मीद पोर्टल का संबंध किससे है? तो देखिए, उम्मीद पोर्टल का संबंध है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है ना, इससे याद रखिएगा। उम्मीद पोर्टल का संबंध वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सेंटर फॉर उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, ठीक है। अब देखिए, उम्मीद का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 के तहत है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, चूंकि बहुत वक्फ बोर्ड जो संशोधन विधेयक आया था बहुत चर्चा में रहा था, तो इसे इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 23 से 24 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया? देखिए, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, हम डेली करंट अफेयर्स में इसको पढ़ाए भी हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, इस शब्द को याद रखिएगा। अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, 23 से 25 मई 2025 यह तिथि याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, आजकल आयोग ऐसे ही प्रश्न बनाता है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया, क्योंकि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि राइजिंग नॉर्थ इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी चर्चा भी हम आगे ही करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है, आइजोल, मिजोरम, ठीक है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर है जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है, आइजोल, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है वह भारतीय विश्वविद्यालय जहां के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है, ठीक है, भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार किया है कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, ठीक है ना। भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ है ये, इसे याद रखिएगा। इसे तैयार किया है कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, और कश्मीर हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगला पॉइंट है 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की है? तो वह सुधारात्मक पहल है विद्या शक्ति, ठीक है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिनकी सीखने की क्षमता थोड़ी सी कम है, नहीं सीख पाते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, उनके लिए इस पहल की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से उनकी जो सीखने की गति है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है मई 2025 में किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो असम के विश्वनाथ जिले में स्थित यह मंदिर है नाग शंकर मंदिर, और इसे कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया? तो पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तराखंड का जिला है और पिथौरागढ़, वहां सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अगला पॉइंट है हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश का शुभारंभ किया गया है? तो DRDO, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों नोट करेंगे? क्योंकि दिया गया है कि भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुश, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो DRDO के द्वारा शुरू किया गया है, इसे इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट कुश की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा की गई है? DRDO के द्वारा की गई है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की? तो क्रिएटर लैंड के नाम से, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और उन्होंने भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की है क्रिएटर लैंड के नाम से, ठीक है। अगला देखते हैं।
देखिए इसके बारे में बताया गया है कि इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में बदलने का अनुमान है। ठीक है, इसी पहल के द्वारा। अगला देख लेते हैं, 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, तो वह है कोझिकोड और यह केरल का एक शहर है। इसे याद रखिएगा, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क के रूप में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, तो कोझिकोड केरल को शामिल किया गया है। इसे याद रखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल से आपस में आगे बात करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है, अमरावती महाराष्ट्र में। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला गया है, अमरावती महाराष्ट्र में। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, क्योंकि यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान है। इसका उद्घाटन किया गया है अमरावती में। ठीक है ना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया। जो लोग स्टाम्प विक्रेता होते हैं, आप देखते हैं कचहरी में स्टाम्प विक्रेता होते हैं, और जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त, जो लाइसेंस मतलब लीगल तरीके से जो स्टाम्प बेचते हैं, उन्हें लोक सेवक के रूप में घोषित किया गया। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो स्टाम्प विक्रेताओं को लोक सेवक के रूप में किसने घोषित किया, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो यह अरनाला जहाज है। ठीक है, उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है ये, मतलब कम पानी में भी यह पनडुब्बी रोधी जहाज चल सकता है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसका नाम अरनाला है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से बात करेंगे। अगला पॉइंट है, आतंकवादियों को सफाई के लिए हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन को चलाया गया, तो उसका नाम है ऑपरेशन नादेर। आप जानते हैं पहलगाम की घटना के बाद आतंकियों की सफाई के लिए जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम था ऑपरेशन नादेर। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया। कौन सा उद्यान है, ऊर्जा संचरण उद्यान। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तेलंगाना में किया गया है, और यह दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है। इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस ऊर्जा संचरण उद्यान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, जिष्णु देव वर्मा ने इस उद्यान का उद्घाटन किया है। ठीक है, जिष्णु देव वर्मा ने इस उद्यान का उद्घाटन किया है, और यह हैदराबाद के पास स्थित कान्हा शांति वनम नामक स्थान पे इसका, कान्हा शांति वनम में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, और इसे जो है बाबूजी वनम, ध्यान रखिएगा, बाबूजी वनम का नाम दिया गया है। ठीक है, बाबूजी वनम, और बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बाबूजी वनम। अब यहाँ क्या है, प्राणाहुति नामक एक यौगिक ऊर्जा है। ठीक है, शक्ति का एक रूप है, और इसको प्रसारित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, प्राणाहुति नामक ऊर्जा को। ठीक है, यह यौगिक ऊर्जा है, योग के द्वारा यह ऊर्जा आती है। ठीक है ना, और इसे प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उद्यान में 40 प्रकार के औषधीय वृक्ष लगाए गए हैं। जो ये तेलंगाना में बना है बाबूजी वनम, इसमें जो है 40 प्रकार के औषधि वृक्ष, पर्यावरण हितैषी वनस्पतियां लगाई गई हैं। यह एक शांत क्षेत्र है, और आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देना, शामिल करना इसका उद्देश्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है। इसके नाम के बारे में भी पूछ सकता है, और इसका नाम है बाबूजी वनम। ठीक है, क्या नाम है, बाबूजी वनम इसका नाम है, और यह हैदराबाद के कान्हा शांति उद्यान में स्थित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अगला पॉइंट देख लेते हैं, मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो वह किया गया श्रीलंका। अब देखिए लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछता है कि जो मई 2025 में तूफान आया था शक्ति, वह कहाँ आया था, तो वह बंगाल की खाड़ी में आया था। यह याद रखिएगा, जो तूफान आया था कहाँ आया था, मई 2025 में शक्ति नामक तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, और इसका नामकरण श्रीलंका में किया था, श्रीलंका ने। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है अक्सर कि किस खाड़ी में आया था, किस सागर में आया था, यह आपको बताना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मई 2025 में कहाँ पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया। पहला महावत गांव, आप जानते हैं कि जो हाथी को नियंत्रण में रखते हैं, हाथी को चलाते हैं, उन्हें महावत कहा जाता है। और देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, यह आपकी परीक्षा में आ रहा है। आयुर्वेद दिवस को किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है, तो प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपकी परीक्षा में आ रहा है। ठीक है ना, अगला पॉइंट देख लेते हैं,
अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत में कहां पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया है? तो विश्व में सबसे लंबे केले का फल पाया गया है अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया है? तो वह पहल है सागर में सम्मान। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे सागर में सम्मान जो पहल है वह किसके लिए है, तो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत की गई एक पहल, एक योजना का नाम है सागर में सम्मान, ठीक है। अगला पॉइंट देख रहे हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया है? तो इसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में, ट्रैकोमा नामक बीमारी, ठीक है। याद रखिएगा, भारत को ट्रैकोमा नामक बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है। और ट्रैकोमा किसकी बीमारी है? आंखों में होने वाली एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें जो है दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ट्रैकोमा नामक बीमारी से भारत को जो है मुक्त कर दिया गया है, यानी भारत में इस बीमारी का उन्मूलन हो गया है। और इसका प्रमाण पत्र जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को भारत को प्रदान किया गया। अब देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि भारत को किस तिथि को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो उस तिथि का नाम आप याद रखिएगा, 21 मई 2025 को भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया। किसके द्वारा घोषित किया गया? WHO के द्वारा घोषित किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत की वह प्रतिष्ठित IIT जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना की शुरुआत की है। तो IIT दिल्ली, मनस्वी जो योजना है वो किसके लिए है? हाई स्कूल की छात्राओं के लिए यह योजना है, मनस्वी मेंटरशिप योजना। यह किसने शुरू किया है? IIT दिल्ली ने शुरू किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च करने वाला राज्य है गुजरात, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम को पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था मई में। और अभी किसको पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? जो तीसरा राज्य है वो कौन सा है? तो देखिए, मिजोरम जो है देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। और दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन घोषित हुआ था? दूसरा हुआ था गोवा, ठीक है। और तीसरा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा हुआ था? वह हुआ था त्रिपुरा। इस प्रकार देश में कुल 3 पूर्ण साक्षर राज्य हो चुके हैं अभी तक, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, जिसमें मिजोरम प्रथम है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना। अब देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस तिथि को प्रधानमंत्री ने 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो 22 मई 2025 की तिथि आप याद रखिएगा। इस दिन कुल कितने स्टेशनों का? 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और यह पुनर्विकसित है, ठीक है, इनमें सुधार किया गया है, जहां की बिल्डिंग गिर गई थी वहां बिल्डिंग बनाई गई है, अन्य चीजों को उसमें सुधार किया गया है। तो कुल 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। अनुसूचित जातियों में एक उप वर्गीकरण लागू किया गया है, किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य के द्वारा। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न और बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती किस तिथि को है, तो वह है 14 अप्रैल के दिन, ठीक है ना। और इसी दिन तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को लागू किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स की शिक्षा शुरू की है? किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स की शिक्षा शुरू की है? तो वह राज्य है केरल, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू करने वाला जो राज्य है वह केरल है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत के किन 2 धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? यह प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, और यह कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में इसे शामिल किया गया है, और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में इसे वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर जिसे कहते हैं उसमें शामिल किया गया है। किसको किसको शामिल किया गया है? एक तो भगवत गीता को शामिल किया गया है, और दूसरा शामिल किया गया है इसमें किसको? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ठीक है, इसे शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि नाटक का जन्म कहाँ से माना जाता है? यहीं से माना जाता है, नाट्य शास्त्र से। तो इन दोनों को, भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, ये 2 धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है, अप्रैल 2025 की घटना है, लेकिन
तब से अभी तक कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आईआईटी हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहां पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने सेना के साथ मिलकर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया है लेह लद्दाख में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, 13 मई 2025 को संजीव खन्ना के सेवा मुक्त होने के बाद किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अब देखिए, यह भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश हैं, 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, यानी इन्हें BR गवई के नाम से आप जानते हैं। और किसके स्थान पे आए हैं? संजीव खन्ना के स्थान पे आए हैं, जो 51वें CJI थे। ठीक है, याद रखेंगे इन्हें। 52वें CJI कौन है? तो भूषण रामकृष्ण गवई या BR गवई है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए, वन लाइनर पढ़ने से क्या होता है, यही फायदा होता है, क्विक हम कुछ चीजों को जान जाते हैं, बाद में उनकी डिटेल पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन हो गया? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अप्रैल 2025 में DRDO द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैमजेट इंजन का कितने समय तक सफल परीक्षण किया गया? तो 1000 सेकंड से अधिक समय तक। ठीक है, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। ठीक है, और स्क्रैमजेट इंजन है ये, और 1000 सेकंड से अधिक समय तक इसका परीक्षण किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो महाराष्ट्र सरकार। अगर आपसे कोई पूछे कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना कहाँ बनाई जा रही है, तो महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की 80,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां उड़ीसा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए, उड़ीसा सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। अभी हमने आपसे ऊपर बताया है आपको भी कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया है? तो सिमलीपाल को बनाया गया है। ठीक है, अब यह टाइगर रिजर्व भी है, जिसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया है। यहाँ उड़ीसा का एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाया जाता है, मेलानिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं, यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मयूरभंज जिले में स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी करने वाला जो राज्य है वह कौन सा है? वह है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, जो तत्कालीन स्थिति रहेगी उस स्थिति को, रियल टाइम सिचुएशन को वह दिखाएगा, और रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट जारी करने वाला, शुरू करने वाला AI आधारित, ठीक है, किसका आधारित? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना है? तो विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है, इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना है? तो विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, तिरुवनंतपुरम, केरल बन गया है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की है? तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को। ठीक है ना, याद रखिएगा, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए मंजूरी प्रदान की है। और स्टारलिंक को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह भारत में उपग्रह से इंटरनेट और फोन कॉल से इसकी सेवाएं उपलब्ध कराएगी, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो यह विकसित की गई है DRDO के द्वारा। किसके लिए? समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली का विकास किसके द्वारा किया गया है? DRDO के लिए। अब देखिए, जो समुद्री जल होता है उसमें लवण होता है, आप जानते हैं, और इस झिल्ली के द्वारा उस लवण को अलग किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसे विकसित किया है DRDO ने। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने शराब चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। शराब चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो शराब चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट है, भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू की है? तो वियतनाम ने। अभी जानते हैं कि वियतनाम से एक बार तनाव की स्थिति आई थी, लेकिन वर्तमान में
भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा देने की योजना शुरू किया है? तो भारत के लोगों को 10 वर्षीय गोल्डन वीजा देने की जो योजना शुरुआत किया है वह वियतनाम ने शुरू किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों के मध्य बनाने का निर्णय लिया गया है? क्या है? अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर है, ठीक है। और यह किन राज्यों के बीच बनाने का निर्णय लिया गया है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? देखिए, किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? तो रसिया ने, ठीक है। भारत में स्थित जो रसिया का दूतावास है वहाँ जो है उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका लगाई गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किसमें है? किससे है? म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। देखिए, विभिन्न ऑपरेशनों से संबंधित प्रश्न जरूर लोक सेवा आयोग पूछता है, तो इसलिए याद रखिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा को, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर राज्य की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में पंजाब सरकार की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित हो रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो यह रैंकिंग मिली है कितनी? 36वीं रैंकिंग मिली है। अब देखिए किसके द्वारा यह जारी किया गया है? तो अंकटाड के द्वारा यह जारी किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 170 देशों का वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 और इसमें भारत की रैंकिंग है 36वीं, इसे याद रखिएगा, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? देखिए, यह एशिया का पहला है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, पंबन ब्रिज इसका नाम है और इसका उद्घाटन किया गया है रामेश्वरम तमिलनाडु में, ठीक है। कब किया गया है? देखिए 6 अप्रैल 2025 को। आप याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पंबन ब्रिज का उद्घाटन कब किया गया? तो पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है 6 अप्रैल 2025 को और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो देखिए, एक है जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्यविलास वन्यजीव रिसॉर्ट। इन दोनों को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे महान स्थानों को की सूची में शामिल रखा है, किया है, ठीक है ना। एक है जयपुर स्थित रैफल्स होटल, दूसरा है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्यविलास वन्यजीव रिसॉर्ट, ठीक है, दोनों को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहां आयोजित किया गया? देखिए, भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहां आयोजित किया गया? तो गोवा में आयोजित किया गया, इसे ध्यान रखिएगा। खनिज खोज के लिए एआई संचालित अन्वेषण है, रिसर्च है, ठीक है। खनिज एआई जो है, एआई के द्वारा खनिज को खोजा जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक हैकाथॉन हुआ था गोवा में, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया है? तो झारखंड में, ठीक है। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को शुरू किया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इतिहास में बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को झारखंड में लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 118वीं रैंक है, ठीक है ना। मार्च 2025 में यह जारी की गई है और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक में 118वां स्थान है भारत का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का अगला पॉइंट है, मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह है इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा कहां की गई है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, देखिए पीपीपी का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो स्थापित करने की घोषणा की गई है वह इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या था?
कालचक्र, जन शांति और ग्रह। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि कब से कब तक हुआ रायसीना डायलॉग, तो 17 से 19 मार्च 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है और यह 10वां रायसीना डायलॉग था, ठीक है ना। अब इसका जो थीम था इसको जानते हैं, कालचक्र, जन शांति और ग्रह, ठीक है। इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, आरओ में भी यह प्रश्न आ चुका है पहले। तो तिथि भी याद रखिएगा, 17 से 19 मार्च के बीच में इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में और 10वां रायसीना डायलॉग है और कालचक्र, जन शांति और ग्रह इसकी थीम है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए यह तमिलनाडु का है, ठीक है ना। कुंभकोणम पान का पत्ता और थोवलाई फूल माला यह तमिलनाडु का उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को जो रैंक मिली है, कौथी मिली है? 14वीं रैंक, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म मतलब वैश्विक आतंकवादी इंडेक्स जो होता है, आतंकवाद से प्रभावित देशों के लिए जारी किया जाता है और यह जो है इसमें भारत को 14वीं रैंक प्रदान की गई है, यह याद रखिएगा। रैंकिंग की एक लिस्ट बना लीजिएगा अलग से। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू की है? तो देखिए जो प्रगति पथ योजना है इसका संबंध है ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना और इसकी शुरुआत कर्नाटक सरकार ने किया है, ठीक है। अगला देखते हैं, 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, यह आयोजित किया गया है 24-25 फरवरी को और यह आधारित किस पर है? कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे और इसका नाम है प्रकृति 2025। कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। प्रकृति 2025 का संबंध किससे है? तो यह कार्बन मार्केट से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? तो चेन्नई में। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है आईसीएमआर के द्वारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा, ठीक है ना। और यह जो है मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो उत्तराखंड सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में इसमें आपको रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल गई है, ठीक है ना। उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में रोपवे परियोजना के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जल पक्षी गणना कहाँ कराई गई? तो देखिए भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना कहाँ कराई गई है? जामनगर गुजरात में, ठीक है ना। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई है? जामनगर गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो यह है इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से है। बरमूडा त्रिभुज आप जानते हैं, अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज, यह जब समुद्र वाला नहीं, अंतरिक्ष में भी एक बरमूडा त्रिभुज है और वहां से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे बार सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह है पश्चिम बंगाल। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे बार सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है? तो वह खोला गया है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। अब देखिए क्या है, देश का पहला, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खोला गया है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे, पहला कोलकाता है नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। प्रश्न का कहने का मतलब क्या है? देखिए भारत का कोलकाता जो हवाई अड्डा है यह पहला हवाई अड्डा है नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहां पर यात्री उड़ान कैफे खोला गया था। अब दूसरा हवाई अड्डा बना है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहां उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, बस इतना जानना था। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमुर नृत्य महोत्सव झूमुर बिनंदनी 2025 का उद्घाटन किया है? वह है असम के गुवाहाटी में। अब देखिए अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि झूमुर नृत्य कहाँ मतलब किया जाता है, कहाँ का नृत्य है झूमुर नृत्य, किस राज्य का? तो वह है
असम राज्य का, ठीक है। तो झूमुर नृत्य महोत्सव या झूमुर बिनंदिनी 2025 का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और कहाँ है? असम के गुवाहाटी में यह आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम थी हरित क्रांति, ठीक है। साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी थीम क्या थी? हरित क्रांति। अब देखिए यह बिल्कुल नया प्रश्न है। 20 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया। कहाँ आयोजन किया गया? गोवा में, ठीक है। गोवा के पणजी में आयोजित किया गया 10वां साई-फाई यानी साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया थी। इसकी जो थीम थी वह थी हरित क्रांति, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? स्वरेल। स्वरेल एक सुपर ऐप है जिस पर रेलवे की लगभग विभिन्न जो सेवाएं हैं वह एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, स्वरेल ऐप पे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है और जो महिला प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित हैं, उनमें क्षमता निर्माण के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, पंचायत नेत्री अभियान की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। किसके द्वारा किया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है 2 मार्च 2025 को, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। किसके द्वारा किया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और कब किया गया है? तो 2 मार्च 2025 को, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली के मौसम भवन में, ठीक है। दिल्ली के मौसम भवन में ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है कौन? फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। इन्हें जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्ति मिल गई है, ठीक है ना। तो पहली महिला पायलट है ये फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो यह है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। और यह जो है माइक्रो प्रोसेसर है, उन्नत है, ठीक है, मतलब एकदम एडवांस है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 3201 और कल्पना 3201, ठीक है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ठीक है। तो याद रखिएगा इस माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। अगला मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब राज्य बना है, ठीक है ना। तो पंजाब राज्य की विधानसभा में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा शुरू किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो असम में। असम में है। देखिए यह भी पूछा जा सकता है कि चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है और इसे असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित कर दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा, इसे भी ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या होगा? सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। अमेरिकी अखबार किसने? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, ठीक है ना। किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश को दिया है, इसके बारे में हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहां स्थित रूसीकोंडा बीच में ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश का जो एक समुद्री तट था जिसे ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला था, रूसीकोंडा बीच, ठीक है। और इसे जो है यहाँ से अस्थायी रूप से इसे वापस ले लिया गया है क्योंकि यहाँ पे भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तो इसे वापस लिया गया है। अब इसे चर्चा में है, चूंकि ब्लू फ्लैग मिलता है तब भी एक चर्चा का विषय होता है और चूंकि वापसी हो गई है तो याद रखिएगा इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं। मार्च 2025 में जारी 33 देशों में फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 24वीं,
ठीक है ना। फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 24वीं रैंक है, याद रखिएगा। मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 24वीं है, ठीक है ना, याद रखेंगे। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहां दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में, और यह यूपी स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सर्वाधिक नदी डॉल्फिन किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो वह है सालसेट द्वीप, मुंबई में। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो सालसेट द्वीप, मुंबई में निर्माणाधीन है, याद रखिएगा, ठीक है। जो जिस द्वीप का निर्माण मानव ने किया है वहां पर पहला मतलब अपतटीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, देखिए 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है? तो 96वीं रैंक है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, इसके अनुसार 180 देशों में भारत की जो है रैंक है 96वीं, ठीक है, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं, राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र भारत को बनाने के लिए, राज्य को बनाने के लिए, ठीक है, किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में, और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर शुरू करने वाला पहला राज्य है देश का, कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 6 से 17 फरवरी 2025 के बीच में मस्कट, ओमान में किया गया। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? मस्कट, ओमान में 16 से 17 फरवरी 2025 तक, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्रा, ठीक है। तो 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है मस्कट, ओमान में किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी जो थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है? तो देखिए यह खोला है बेंगलुरु के महादेवपुर में। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गूगल के अपने सबसे बड़े ऑफिस का, उसके सबसे बड़े ऑफिस का नाम क्या है? तो गूगल के सबसे बड़े ऑफिस का नाम है अनंत, ठीक है, याद रखेंगे। अब यह कहाँ पर खोला गया है? तो बेंगलुरु के महादेवपुर में खोला गया है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु के महादेवपुर में, और उसका नाम है अनंत, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है नारी तरिंगिणी, ठीक है। नारी तरिंगिणी क्या है? यह एक आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, ठीक है, और इसे जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन मिल गया है, ठीक है, और यह भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है, ठीक है, याद रखेंगे। ये नारी तरंगिणी है ना, वास्तव में इसे होना चाहिए नाड़ी तरंगिणी, ठीक है, नाड़ी तरंगिणी, नाड़ी का मतलब पल्स जो होता है, तो आयुर्वेदिक उपकरण है और पल्स डायग्नोस्टिक करने वाला उपकरण, यह नापता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, वो क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है जिसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का अनुमोदन मिला है, ठीक है ना, याद रखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट लगा देता हूं मैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है? याद रखेंगे, अर्जेंटीना के साथ, ठीक है, अर्जेंटीना के साथ भारत का लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है। अगला पॉइंट है, गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा था? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा कि गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण आयोजित किया गया है इस बार गोवा के पणजी में, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि फोकस देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट है, एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एंड प्राउड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो केरल के द्वारा। जो भी एक्सपायरी दवाएं हैं उन्हें वैज्ञानिक तरीके से समाप्त करने के लिए इस पहल की शुरुआत केरल सरकार के द्वारा की गई है। अगला है, फरवरी 2025 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है? तो 2 भारतीय शहर हैं, एक है इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है, दूसरा है उदयपुर राजस्थान। इन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इंदौर को और उदयपुर को, इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? अब देखिए, सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना भारत में कहां की जा रही है? रीवा मध्य प्रदेश में की जा रही है, और यह पहला है,
ठीक है। तो भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना रीवा मध्य प्रदेश में की जा रही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण, ठीक है। ज्ञान भारत मिशन, इसका क्या उद्देश्य है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका दस्तावेजीकरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। ज्ञान भारत मिशन, यह केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। और इसके द्वारा 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा और उन्हें उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा, उन्हें संरक्षित किया जाएगा। अगला है 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना, ठीक है। कब शुरू किया गया है? 1 जनवरी 2025 को। नाम क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, अगला है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया है? तो वह है आंध्र प्रदेश। क्या है? व्हाट्सएप के माध्यम से यह जो है लोगों तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से एक चैटबॉट शुरू किया गया है, उसका नाम है मन मित्रा, और यह शुरुआत किया है आंध्र प्रदेश ने, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? विजय दुर्ग। अब देखिए, फोर्ट विलियम अक्सर इतिहास में पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की, बताइए? तो कहा जाता है जॉर्ज चार्नक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी, ठीक है ना। अब फोर्ट विलियम का जो नाम है वह बदल दिया गया है और फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का जो नाम है वह बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त इसमें क्या किया गया है? इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेक शाह हाउस कर दिया गया है, ठीक है। तो एक तो फोर्ट विलियम का खुद का नाम बदला गया, विजय दुर्ग किया गया, और दूसरा उसके अंदर एक किचनर हाउस था, उसका नाम बदल के मानेक शाह हाउस कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट आर्ट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सीडॉट ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वह नाम है समर्थ, ठीक है। सीडॉट का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसने जो है समर्थ नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है आईटी सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेक्स्ट ट्यूब विकसित किया है? तो वह है आईआईटी मद्रास। आप जानते हैं कि इस समय हाइपरलूप पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि बहुत स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह आया जा सकता है हाइपरलूप के द्वारा। तो आईआईटी भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेक्स्ट ट्यूब विकसित किया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो केरल, करेल लिखा है, केरल है, ठीक है ना। केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में, ठीक है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र आयोजित किया गया है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है, जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? तो हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में भांग पहुंच गई है और यहाँ जो है इसकी खेती को मंजूरी प्रदान किया गया है, और किसके लिए? विज्ञान और चिकित्सा के लिए, ठीक है। धीरे धीरे भांग कहाँ तक जाती है, देखिए हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती शुरुआत की जाएगी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद की जो है ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन। देखिए, भारत स्पेन के साथ मिलकर के वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। देखिए, 7 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया है, भारत में आयोजन किया गया है, इसका नाम था ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन, ठीक है, और इसका मुख्य विषय था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, इसे याद रखिएगा इस पॉइंट को। हालांकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी भी वहां हो रहा है ब्राजील में,
ठीक है, तो फिर भी आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम का शुभारंभ किया। कहाँ पे? एम्स नई दिल्ली में, ठीक है ना। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो एम्स नई दिल्ली में किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर कर दिया है? तो पहले फाय सागर के नाम से यह फेमस थी, अब इसका नाम बदल दिया गया है, वरुण सागर कर दिया गया है। कितनी वर्ष पुरानी झील है? 132 वर्ष पुरानी झील है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान सरकार ने अजमेर में स्थित 132 वर्ष पुरानी झील का नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? तो सोरेंग जिले में। अब देखिए, आप जानते हैं कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है और सिक्किम में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है सोरेंग जिले में, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में पहला जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है, तो वह है सिक्किम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो संजय, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक नया युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है, उसका नाम है संजय, ठीक है ना। नेक्स्ट, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, वह है गुनेरी गांव, ठीक है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो गुनेरी गांव, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये ऊपर वाला जो प्रश्न है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, आपने सुना होगा महाभारत में जब धृतराष्ट्र को चूंकि दिखाई नहीं देता था, तो महाभारत के युद्ध का जो वर्णन था वह संजय देख करके बताते थे धृतराष्ट्र को, ठीक है। अब जो नई प्रणाली शुरू की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, उसे संजय नाम ही दिया गया है और यहाँ बैठे बैठे युद्ध का जो क्षेत्र है जहां भी युद्ध होगा उसे देखा जा सकेगा, ठीक है, तो इसे उससे जोड़ के देखिएगा। अगला पॉइंट है जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह बन गया है छत्तीसगढ़, और इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य ने जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ दिया है और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने। क्या है पूरा प्रश्न फिर से समझिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? ऐसा कहना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का, ठीक है ना। अब देखिए, अभी तक लिपियों को पढ़ा तो नहीं जा सका है, इन्होंने चैलेंज दिया है, देखिए 1 करोड़ के चक्कर में कौन पढ़ लेता है। अगला, हालांकि उसको पढ़ने में अभी तक पैसा तो बाधक नहीं रहा है कि पैसे की वजह से लोग नहीं पढ़ पाए हैं, वो लिपियां पूरी तरह से मिल नहीं पाई हैं, जिसके उसे समझा नहीं जा सका, उसकी बड़माला नहीं पकड़ी जा सकी, इसलिए नहीं पढ़ा जा सका है। बशर्ते चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो अभी हमने ऊपर बताया सिक्किम में पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम थी एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब देखिए, इसको ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उड़ीसा के भुवनेश्वर में, कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025, ये तिथि याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया और यह 18वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया, ठीक है। और इसकी थीम आपको बताना है एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब अगर आपसे कोई यह प्रश्न कर दे कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। कब से कब किया गया? 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में किया गया। चौथा संस्करण था ये, तो 18वां संस्करण था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसकी थीम क्या थी? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, यह इसकी थीम थी, ठीक है। इतनी चीजें आप इसे तैयार रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? कौन सा है? प्रोजेक्ट विस्तार,
यह किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोजेक्ट विस्तार का संबंध किससे है, तो वह भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीजें याद रखिएगा। एक तो 4 से 9 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ठीक है ना। महोत्सव का नाम था ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। अब इसके मुख्य विषय को देखते हैं। मुख्य विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया वर्ष 2025 में, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब से कब? 4 से 9 जनवरी 2025 के बीच में आयोजित किया गया। और इसका मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय आप देख रहे हैं, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। इस तरह से चीजों को याद रखेंगे तो ये चीजें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वडनगर गुजरात में। ठीक है, फिर से देखेंगे 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वडनगर गुजरात में किया है। नेक्स्ट है 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस आईसीजी का आयोजन कहां पर किया गया? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 27वीं है अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन रहे? प्रभाबो सुबियांतो। यह किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो इंडोनेशिया के। इसके इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, पहली चीज गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष थे और उनका नाम है प्रभाबो सुबियांतो। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट है जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तीसरी। ठीक है, कौन सी रैंक है? तीसरी रैंक है। किसमें? एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है तीसरी। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। कौन सा है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो देखिए जनवरी 2025 में 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और उत्तर रेल जोन के अंतर्गत यह स्थापित किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय घटनाक्रम की संक्षिप्त की थी, वन लाइनर था। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। और यह घटनासार का पूरा वन लाइनर था राष्ट्रीय का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वाले हिस्से में चलेंगे, लेकिन आप तब तक इसे तैयार कर लीजिएगा। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो मतलब जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लगाया है जिन प्रश्नों को, उनका डिटेल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसी को ध्यान से पढ़ना है और वर्तमान में जिस तरह से लोक सेवा आयोग पूछता है उस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।